नस्ले सोख्ता नावल फसल 31। सर्दियों के बावजूद सूरज पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। हवा में खुनकी की बजाय हल्की सी हिद्दत थी। डेरे के साथ खुले खेत में सब देहातों से लोग आए बैठे थे और चे में गोइयों में मसरूफ थे। बड़े बूढ़े अली के दादा जान के हवाले से बातें कर रहे थे। वो एक दूसरे को किस्से सुना रहे थे कि किस तरह उनके होते सारे हिंदुस्तान से बड़े बड़े लीडर उनसे मुलाकात के लिए गांव आते थे। उन लीडरों की वजह से इर्द गिर्द के इलाके से सब लोग इकट्ठे हो जाते तो गांव में मेला लग जाता। मुस्लिम लीगी लीडर तो उनसे मिलने आते ही थे, लेकिन बाकी पार्टियों के लोग भी अलैक सलैक के लिए चले आते। खुद गांधी जी कई बार धोती पहने लाठी टेकते उनके पास आए कि वो मुत्तहिदा हिंदुस्तान की हिमायत करें, लेकिन कायदे आजम के साथ ताल्लुक के खातिर में वो इतने रासिख थे कि खुले लफ्जों गांधी जी से कह दिया कि वो वही करेंगे जो कायदे आजम कहेंगे। बल्कि उन्होंने गांधी जी को मशवरा दिया कि वो कायदे आजम से इस सिलसिले में मुज़ाकरात करें। बड़े चौधरी साहब की तो बात ही और थी। उन्होंने सियासत में दिलचस्पी ना होने की वजह से कायदे आजम और उनके साथियों के अलावा हवेली के दरवाजे सब पर बंद कर दिए थे। वो कायदे आजम की भरपूर आनत करते, लेकिन खुद अमली सियासत से दूर रहते। अली ने बचपन में उन सब लीडरों की आमदोरफ्त देखी, उनकी बातें सुनी, अपने बाप दादा की तरह कायदे आजम की मोहब्बत में असीर हुआ और फिर कोई लीडर उसके दिल की गहराइयों में घर न कर सका। हुसैन शहीद सोहरवर्दी का तर्ज इस्तदलाल उसे अच्छा लगता था। उनके नुक्ता नजर से भी उसे इत्तफाक था और वो दिल से उनकी इज्जत भी करता था और कई बार उसने उनके साथ काम करने का फैसला भी किया, लेकिन वक्त के साथ उसके जहन में उनका तस्वर भी धुंधला गया। दरअसल अली ये समझता था कि दुनिया के 99% मसाइल जाती मलकियत के तस्वर से जन्म लेते हैं। उसके नजदीक जाती झगड़ों से लेकर मुल्क की जंगों तक सब इसी जाती मलकियत के तस्वर की पैदावार थे। उसका ख्याल था कि पाकिस्तान एक नई ममलकत के तौर पर वजूद में आ रहा था, इसलिए इस बात का इम्कान था कि वहां इज्तिमाइयत पर मबनी ऐसा निज़ाम कायम किया जा सके जहां करोड़ों इंसान आसूदा जिंदगी बसर करने के अलावा फितरत के मकासद की निगहबानी कर सकें। पे दर पे हुकूमतों के कबल अज़ आज़ादी नौबादियाती निज़ाम कायम रखने की कोशिशों से वो कदरे मायूस होता जा रहा था। कायदे आज़म अगरचे पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के हामी थे, लेकिन अली का ख्याल था कि पार्लिमानी जमहूरियत में आईन और कानून की अमलदारी कायम होने के बाद सोसाइटी को बतदरीज ऐसे निज़ाम में मुनज़्ज़म किया जा सकता है जहां ना कोई गरीब हो ना अमीर, जहां लोगों के मामलात पर लोगों का कंट्रोल हो और वो अपने फैसले बहमी रजामंदी से खुद कर सकें। कौमी सतह पर ऐसे फैसले सादर होने से मायूस होने के बाद वो चाहता था कि खुद अपने इलाके में ऐसा निज़ाम कायम करे। उसकी दावत पर आज उसके डेरे पर होने वाले इकट्ठ का बुनियादी तौर पर यही मकसद था। जब वो जरीना के हमरा डेरे पर पहुंचा, उसकी हदायत पर सफदर शाह, सलीम मोटे और अजहर ने पहले ही लोगों को बता दिया था कि अली ने उनको वहां आने की जहमत क्यों दी है। कबल अज आमद लोगों को इतला देने का मकसद ये था कि लोग बाहमी गौर व फिक्र कर लें ताकि उन्हें फैसला करने में आसानी रहे। अली और जरीना जब पिंडाल में दाखिल हुए तो लोगों का जोशो खरोश दीदनी था। उन्होंने उसे देखकर नारे लगाए, लेकिन उसने उन्हें नारे लगाने से मना कर दिया। फिर मजमे से मुखातिब होते हुए बोला,
यहाँ जितने लोग जमा हैं सब एक दूसरे को कई नस्लों से जानते हैं। हमारे बाप दादा एक साथ काम करते चले आए हैं। जिंदगी के कई उतार चढ़ाव हमने इकट्ठे देखे हैं। चंद साल पहले ये एक ही मुल्क था। 1947 में बंटवारे के बाद हम पाकिस्तानी हैं और हिंदुस्तान बॉर्डर के उस पार है। हमारा मुल्क जिस निजाम के तहत चल रहा है हम सब उससे मुतासर होते हैं, लेकिन उस पर हमारा कोई इख्तियार नहीं। हम उसे तब्दील करना चाहते हैं लेकिन तब्दील नहीं कर सकते। हाँ, अगर सारे पाकिस्तान के लोग इकट्ठे होकर उठ खड़े हों तो तब्दीली मुमकिन है, लेकिन ये सब लोग कायदे-ए-आज़म के साथ इकट्ठे थे, उनके बाद तफरीक का शिकार हुए हैं, अपने मसाइल के हल के लिए भी इकट्ठे नहीं हो पाते। इस सूरत हाल पर मैंने बरसों गौर किया है। अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हो सकता है पाकिस्तान की सतह पर ऐसी चीजें फिलहाल मुमकिन ना हो, लेकिन कम अज कम हम अपने इलाके में ऐसा निजाम मुतारफ करवा सकते हैं जिससे आप लोगों की जिंदगियों में तब्दीली आए। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि तब्दीली से मेरी क्या मुराद है। जब मैं तब्दीली की बात करता हूं तो इससे मेरी मुराद ये होती है कि आपका रहने सहने का मयार जिंदगी बुलंद किया जाए, आपके रहने के लिए अच्छे और कुशादा घर हों, आपके बच्चे स्कूलों और कॉलेजों में तालीम हासिल करें, बीमारी की शक्ल में आप बेहतरीन इलाज की सहूलतों से फायदा उठाएं, आप एक खुशहाल और पुरसकून जिंदगी गुजारें, भूख, अफलास और नंगेपन का आपकी जिंदगियों पर साया न पड़ने पाए। ये सब कुछ करने के लिए मुझे आपकी इजाजत और आपका तावन चाहिए होगा। अली की बातें सुनकर मजमा में मौजूद लोगों के चेहरे पर कौस से कज़ा के रंग फैल रहे थे। वो एक ऐसी बात सुन रहे थे जो उन्होंने अपनी जिंदगियों में पहले कभी नहीं सुनी थी। वो सब उम्मीद और नाउमीदी की पींगों पर झूल रहे थे। ये सब कैसे हो सकता है? चौधरी अली हुसैन हमारे लिए ये सब क्यों करना चाहते हैं? हमारे बाप दादाओं ने उसके बाप दादाओं के खेतों पर काम करते अपनी जिंदगियां गुजारी हैं। हम भी उसके खेतों पर काम करते जिंदगियां गुजारने के लिए तैयार हैं। फिर ये क्यों हमारी जिंदगियों में तब्दीली लाना चाहता है? अली ने अपनी बात जारी रखी, लेकिन ये सब करने के लिए हमें माजी से हटकर सारे काम कुछ अलग तरीके से करने होंगे। आपको रुपए में से अपने 50 पैसों के हक से दस्तबरदार होना होगा और मुझे भी रुपए में से अपने 50 पैसों के हक से दस्तबरदार होना पड़ेगा। इस निजाम के तहत आप इस तरह जमीनों पर काम करेंगे जैसे करते आए हैं और सरकारी तौर पर ये जमीनें उसी तरह मेरे नाम रहेंगी, लेकिन उनके हासिल पर हम सबका मुश्तरका हक होगा। इन जमीनों से जितनी पैदावार होगी उसमें से हर खानदान को उसकी जरूरत के मुताबिक हिस्सा मिलेगा और बाकी पैदावार से हासिल होने वाली आमदन उन मंसूबों पर खर्च की जाएगी जिनका पाकिस्तान में ऊपर जिक्र किया गया है। हो सकता है पहले चंद साल मुश्किल हों, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि एक बार ये निजाम चल पड़ा तो वो सारे काम होंगे जिनका मैंने आपके सामने इजहार किया है। ये सारा काम करने के लिए आप एक 10 रुकनी कमेटी मुकर्रर करेंगे जिसकी कारकर्दगी पर आप हर वक्त नजर रखेंगे। अगर किसी वक्त आप महसूस करें कि कमेटी का कोई रकन ठीक काम नहीं कर रहा तो आप उसे कमेटी से हटाकर कोई दूसरा रकन मुंतखब कर सकते हैं। ये कमेटी इस इलाके में कायम होने वाले स्कूलों और कॉलेजों और अस्पतालों के निजाम की निगरानी करेगी, जमीनों से होने वाली आमदन का हिसाब रखेगी, जिन मसनूआत से मुतल्लिका इंडस्ट्री हम लगा सकेंगे उस इंडस्ट्री को लगाने और चलाने का इत्मीनान करेगी। मौजूदा कच्चे घरों को रफ्ता रफ्ता मस्मार करके उनकी जगह नए घर बनाए जाएंगे जिनमें ठंडे और गर्म पानी का इंतजाम होगा। तमाम देहातों को कशादा सड़कों के जरिए एक दूसरे से मिलाया जाएगा। तमाम देहातों की सफाई सुथराई का खास तौर पर इंतजाम किया जाएगा।
ताकि बीमारियों की रोकथाम की जा सके। ज़री मसनूआत को शहर ले जाने की बजाय यहाँ इज्तिमाई मंडी कायम की जाएगी, जहाँ शहर से ताजर आकर मसनूआत खरीदेंगे और शहर ले जाएंगे। वो लोग जो बराह रास्त जिम्मेदारी के मामला से तल्लक नहीं रखते, जैसे मोची, तेली, नाई, जुलाहे और मौलवी, सबको इस निज़ाम का हिस्सा बनाया जाएगा। वो अपने काम उसी तरह जारी रखेंगे, लेकिन उनको भी इस निज़ाम के फ़वाइद हासिल होंगे। अली ने अपनी बात की मजीद वजाहत करते हुए कहा, इन देहातों में रहने वाले सब अफराद को ये हकूक हासिल होंगे। अगर कोई यहाँ से नकले मकानी करेगा तो उसके ये हकूक साकत हो जाएंगे, लेकिन वापसी की शक्ल में उसे दोबारा ये सारे हकूक हासिल हो जाएंगे। अली बोल रहा था। जरीना, सफदर शाह, सलीम मोटा और अजहर उसके साथ खड़े थे। चचा करीम अली के पास जमीन पर बैठा था। वो अली की बातें सुनकर खड़ा हुआ। अली बेटे, क्या मेरा भी पक्का घर होगा? हाँ चाचा, तुम्हारा भी पक्का घर होगा। अगर ये बात है तो मुझे अपना 8 आने हिस्सा नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे निजाम में जिंदा रहने को तरजीह दूंगा। चाचा, तुम अकेले अपना हिस्सा नहीं छोड़ रहे, मैं भी अपना हिस्सा छोड़ रहा हूँ। चाचे करीम और अली के सवालों जवाब ने पूरे मजमा को जोशो जज्बा से भर दिया। मजमा में सब लोगों ने बेयकवा कहा, चौधरी अली, हम तुम्हारे साथ हैं। जो होगा देखा जाएगा, तुम अपने प्रोग्राम पर अमल शुरू करो। अली ने कहा, अगर ये बात है तो हम सबसे पहले प्राइमरी स्कूल की बुनियाद रखेंगे, जिसमें बच्चियां और बच्चे इकट्ठे पढ़ेंगे। फिर एक बहुत बड़ा हॉल बनाएंगे जो अवाम का हॉल होगा। आइंदा हम यहाँ इस जगह इकट्ठे होने की बजाय उस हॉल में इकट्ठे हुआ करेंगे और सारे मामला उसी हॉल में तय किया करेंगे। हुकूमत कुछ करे ना करे, हम अपनी मदद आपके तहत अपने सारे मामला चलाएंगे। अगर हमारा निज़ाम कामयाब रहा तो मुझे तवक्को है कि बाकी देहातों में भी लोग हमारी मिसाल की पैरवी करते हुए इसी तरह का निज़ाम खड़ा करेंगे। जैसे जैसे ये निज़ाम फैलता जाएगा, लोगों की जिंदगी में तब्दीली आती जाएगी और वो इस निज़ाम को जारी रखने और बेहतर बनाने के लिए नए नए तरीके वज़ा करेंगे। पिंडाल में ज्यादातर लोगों का ख्याल था कि इस निज़ाम पर अभी अमल शुरू हो जाना चाहिए। अली फिर भी चाहता था कि लोग उसके फैसले की तस्दीक करने से पहले अच्छी तरह गौर व फिक्र कर लें और अगर उनके जहन में कुछ शकूक व शुबहात हों तो उनकी वजाहत हो जाए। इसलिए उसने पंडाल में तमाम लोगों को दावत दी कि वो उसकी तजवीज के बारे में अपनी राय दें। मौलवी साहब भी पंडाल में मौजूद थे। उन्होंने अली और मजमा से मुखातब होते हुए कहा, अली जो कुछ करने जा रहा है वो उसे कदर की निगाह से देखते हैं, लेकिन साथ ही उनके ख्याल में इज्तिमाई मलकियत का फलसफा इस्लामी तालीमात के खिलाफ। लोगों ने मौलवी साहब की तरफ खश्मगी नजरों से देखा और उनके बारे में खुसर फुसर करने लगे। मौलवी साहब के जवाब में अली ने कहा कि जमीन अल्लाह की मलकियत है। एक चीज के 2 मालिक कैसे हो सकते हैं? अल्लाह ने मेरे बाप दादा को जमीन की मलकियत का अस्टाम लिखकर नहीं दिया था। ये एक निजाम था जिसकी वजह से ये जमीन उनकी मलकियत करार पाई, वरना जमीन का मालिक कौन हो सकता है? और फिर हंसते हुए मौलवी साहब से कहने लगा कि मौलवी साहब, लोग समझते हैं कि जमीन उनकी मलकियत है, हालांकि हकीकत यह है कि जमीन किसी की मलकियत नहीं। वो सब जो समझते हैं कि जमीन उनकी मलकियत है, दरअसल वो जमीन की मलकियत है। कोई मरकर इस जमीन में जाता है और कोई जल कर, लेकिन आखिरकार हर शख्स रिज़्क़े खाक होता है। हाँ, जमीन से जो कुछ पैदा होता है वो सब इंसानों के इस्तेफादे के लिए होता है। उसको पैदा करने के लिए इंसानों को मेहनत करना पड़ती है, जिसका फल बहरहाल उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन उस फल की वजह से किसी को अमीर या गरीब नहीं होना चाहिए। जरूरत से ज्यादा जो कुछ हो वो इंसानों की इज्तिमाई भलाई पर खर्च होना चाहिए। एक अखबारी रिपोर्टर, जिसके बारे में आम लोगों का ख्याल था कि वो पुलिस और एजेंसियों का मुखबिर है, अली से बोला, अगर जमीन की जाती मलकियत का निजाम मुनहदम हुआ तो मुल्क का सारा ढांचा मुनहदम हो जाएगा, कोई चीज सलामत नहीं रहेगी। इस सूरत में हुकूमत को मदाखलत करके इस अमल को
रोकना होगा। अली ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, यह जमीन जिसकी मलकियत कायम रखने के लिए वो हुकूमत को कष्ट देना चाहता है, फजा में 66,622 मील फी घंटे की रफ्तार से उड़ी चली जा रही है। कौन सी हुकूमत है जो इतनी रफ्तार से उड़ती हुई जमीन की मलकियत का दावा कर सकती है? हम अगर अपने लोगों की जिंदगी में बेहतरी लाना चाहते हैं तो किसी हुकूमत को इससे क्यों तकलीफ होगी? पंडाल में बैठे लोग इंतहाई दिलचस्पी से अली का मौलवी साहब और रिपोर्टर से मुकालमा सुन रहे थे। अली ने जिस तरह मौलवी साहब और रिपोर्टर को चुप करवाया था, सब वाह वाह कर रहे थे। अली ने मौलवी साहब और रिपोर्टर दोनों को तसल्ली देते हुए कहा कि वो फिक्र ना करें, इस निजाम में उनके लिए भी मुनासिब जगह होगी और वो अपना काम ज्यादा इज्जत और दयानतदारी के साथ कर सकेंगे। पंडाल में बैठे तमाम लोगों ने बेयक आवाज कहा, मंजूर है, अली का निजाम हमें मंजूर है। और फिर बोले, ये निजाम इसी फसल से शुरू हो जाना चाहिए, हम अगली फसल का इंतजार नहीं करेंगे। एक अच्छे काम के आगाज के लिए कल का इंतजार क्यों, उसे आज ही शुरू होना चाहिए। और फिर फजा अली हुसैन जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। फसल 32। अली ने जिस निजाम का आगाज किया था, उसने देखते ही देखते 40 मुरब्बा मील इलाके में जिंदगी की एक नई रूह दौड़ा दी थी। वो 2-3 सालों में लोगों ने अपनी मदद आपके तहत कई प्राइमरी स्कूल खड़े कर दिए, जिनकी इमारत कशादा, खूबसूरत और जदीद सहूलियात से मज़य्यन थी। गांव के तमाम अफराद पढ़े लिखे और अनपढ़ स्कूलों के मामलात में गहरी दिलचस्पी ले रहे थे। अवामी हाल जिसे इलाके के वश में तामीर किया गया था, लोगों की सरगर्मियों का मरकज था। जिसके जहन में कोई नया ख्याल या नई तजवीज होती, हाल की दीवार पर खासतौर पर बनाए गए बोर्ड पर लिख देता। लोगों में इस पर बहस छिड़ जाती और फिर जब लोगों का इस तजवीज पर इत्तेफाक हो जाता तो सब मिलकर उसे हकीकत का रूप देने के लिए कीड़ियों की तरह मनज़्ज़म जुस्तजू शुरू कर देते। फसलों की फरोख्त के लिए बनाए गए सेंटर में मुख्तलिफ शहरों से आने वाले ताजरों का मेला लगा रहता। 10 रकनी कमेटी की सरबराही में लोगों ने अपने खेतों में पैदा होने वाली फसलों की बुनियाद पर बनने वाली मसनूआत की मिलों पर काम शुरू कर दिया। सबका ख्याल था कि घी, आटे और चीनी की मिलें लगाई जाएं, ताकि खाम अजनास बेचने की बजाय घी, आटा और चीनी बेची जाए। अली के इक़दामात के नतीजे में इलाके में रूनुमा होने वाले मकामी इनकलाब ने रफ्ता रफ्ता सारे मुल्क की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर ली। ज्यादातर लोग उस इलाके में होने वाली तब्दीलियों को इस्तेहसान की नजरों से देखते थे, लेकिन सरकारी प्रेस और मुल्क के दीगर हिस्सों के जागीरदार इस तब्दीली से खासे परेशान थे। सरहद पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के मलक, जागीरदार, वडेरे और सरदार इस रुझान से परेशान थे जिसकी बुनियाद अली ने अपने इलाके में रखी थी, जिसकी खबरें सारे पाकिस्तान में जंगल की आग की तरह फैल रही थी। अलबत्ता मशरकी पाकिस्तान में रद्द अमल मुख्तलिफ था। जैसे जैसे अली के कामयाब तजर्बे की खबरें मशरकी पाकिस्तान पहुंच रही थीं, वहां सहाफ़ी और सियासी हल्के एक तरफ उसकी तहसीन कर रहे थे तो दूसरी तरफ लोगों को तरगीब दे रहे थे कि हो सके तो सरकर्दा लोग अपने इलाकों में अली की तरह अपने तौर पर वैसा ही निज़ाम खड़ा करने की कोशिश करें। मौलाना बशानी ने बकायदा अली को दावत भिजवाई कि वो मशरकी पाकिस्तान आकर लोगों को अपने निज़ाम के बारे में बताए। उन्होंने अली को अपनी खिदमात पेश की कि वो पूरे मशरकी पाकिस्तान में जगह जगह उसके लिए जलसों का इख्तिमाम करेंगे, जहां वो लोगों को अपनी कामयाबी की दास्तान सुना सकता है और उन्हें अपने निज़ाम के मैकेनिज्म की तफसीलात से आगाह कर सकता है, ताकि वो भी वैसा ही निज़ाम कायम कर सके। मशरकी पाकिस्तान से मिलने वाली दावतें अली के लिए खास दिलचस्पी का बायस थी। मगरबी पाकिस्तान के हुक्मरान जिस तरह मशरकी पाकिस्तान को एक कॉलोनी की तरह चला रहे थे, उस पर वो बहुत मुतफक्कर था। उसे कभी मशरकी पाकिस्तान जाने का इत्तफाक नहीं हुआ था, लेकिन वो मगरबी से ज्यादा मशरकी पाकिस्तान से मोहब्बत करता था। उसे पाकिस्तान की ये जगराफियाई जिहत इतनी अच्छी लगती थी कि वो बड़े फख्र के साथ अपनी गुफ्तगू में मशरकी पाकिस्तान के हवाले देता। मशरकी पाकिस्तान के लिए अली की मोहब्बत का ही आलम था कि उसने इधर उधर से थोड़ी बहुत बंगाली भी सीख ली थी।
قاضی نظرُل اسلام کی شاعری سے اسے عشق تھا۔ ان کی نظموں کا اردو ترجمہ ہمیشہ اس کے سرہانے پڑا رہتا۔ جب کبھی اسے موقع ملتا وہ کتاب کھول کر اونچی آواز میں ان کی نظمیں پڑھنے لگتا۔ جواں مرد کہہ دے میں ہوں ارجمند، ہمیشہ رہے گا میرا سر بلند، جواں مرد کہہ دے میں ہوں ارجمند، قاضی نظرُل اسلام۔ اس کی سب سے پسندیدہ نظم تھی۔ جب کبھی صفدر شاہ، سلیم موٹا اظہر اور زرینہ شعر و شاعری کے موڈ میں ہوتے تو مل کر اونچی آواز میں کورس کے انداز میں گانا شروع ہو جاتے تو ایک سماں بن جاتا۔ ایسے لگتا جیسے میدان کارزار میں گھوڑے دوڑ رہے ہو۔ جواں مرد کہہ دے میں ہوں سر ارجمند، ہمیشہ رہے گا میرا سر بلند، جواں مرد کہہ دے میں ہوں ارجمند کی تکرار ان کے دلوں میں ایسا جوش بھر دیتی کہ وہ اپنے منصوبوں کے بارے میں مزید پرعزم ہو جاتے۔ جیسے جیسے علی کے قائم کردہ نظام اور اس کی کامیابیوں کی شہرت پھیل رہی تھی، حکمرانوں کے ماتھوں پر بال پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ گورنر مغربی پاکستان سے لے کر صدر پاکستان جو چند سال پہلے تک علی سے ملاقات اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے تھے، اب اس کے نظام کو فیل کرنے کی باتیں کرنے لگے۔ لیکن اس نظام کے اندر ایسی توانائی تھی کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں مزید استحکام پیدا ہو رہا تھا اور مزید جان پڑتی جا رہی تھی۔ مشرقی پاکستان میں اپنے نظام کی بڑھتی مقبولیت نے اس کے اور اس کے ساتھیوں کے اعتماد میں اتنا اضافہ کر دیا کہ علی نے مشرقی پاکستان جانے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا شروع کر دیا۔ اتفاق سے انہی دنوں ایوب خان نے اپنے بنائے ہوئے آئین کے مطابق صدارت کے لیے تازہ الیکشنوں کا اعلان کر دیا۔ الیکشن کے اعلان سے ایبڈو اور سرکاری ہتھ کنڈوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والا مردہ پن ختم ہوا اور سب سیاسی پارٹیوں نے فوراً الیکشن میں حصہ لینے کے لیے دوڑ دھوپ شروع کر دی۔ جانے پہچانے سب سیاستدان سیاست بدر ہو چکے تھے۔ اکٹھے الیکشن کی سٹیج پر زیادہ تر نو آموز اور ناپختہ کار سیاستدان دکھائی دے رہے تھے۔ ایوب خان نے مکمل اہتمام کیا تھا کہ کوئی پاپولر لیڈر اس کے مقابلے میں کھڑا نہ ہونے پائے۔ ان حالات میں اپوزیشن پارٹیوں نے مل کر محترمہ فاطمہ جناح کو اپنا امیدوار منتخب کر لیا۔ جب محترمہ کی صدارت کے امیدوار بننے کی خبریں اخبارات میں چھپیں تو علی خاص طور پر بہت خوش تھا۔ اس کی سوچ تھی کہ محترمہ صدر پاکستان بن جائیں تو قائد اعظم کے خوابوں میں رنگ بھرے جا سکتے ہیں اور پاکستان کو ایک ماڈرن ریاست بنایا جا سکتا ہے۔ مشرقی پاکستان میں گزشتہ کئی سالوں سے پھیلتی ہوئی بدامنی اور مغربی پاکستان سے بڑھتی ہوئی غیریت پر بھی علی کو بہت تشویش تھی۔ قائد اعظم کے بعد پاکستان میں صرف ایک ہی شخصیت تھی جو مشرقی پاکستان کو غیریت کے اس احساس سے نکال کر دوبارہ مغربی پاکستان کے ساتھ ہم آہنگ کر سکتی تھی، اور وہ تھی محترمہ فاطمہ جناح۔ اپوزیشن پارٹیوں کی صدارت کی امیدوار بننے کے بعد محترمہ نے بذریعہ ریل مغربی اور مشرقی پاکستان میں لوگوں سے رابطے کا اعلان کیا۔ اس ضمن میں انہوں نے اپنے ساتھ جن لوگوں کی ٹیم بنائی ان میں چودھری علی حسین کا نام سر فہرست تھا۔ محترمہ نے اپنے فیصلے کے بارے میں علی کو اطلاع دی تو وہ خوشی سے اچھل پڑا۔ اس کامیابی پر زرینہ بھی انتہائی خوش ہوئی۔ صفدر شاہ، سلیم موٹر اظہر بھی اس خبر سے بہت خوش تھے۔ زرینہ نے اسی وقت کہہ دیا کہ علی کے ساتھ وہ بھی محترمہ فاطمہ جناح کے عوامی رابطے کی مہم میں حصہ لے گی۔ صفدر شاہ، سلیم موٹر اظہر نے بھی ایسے ہی جذبات کا اظہار کیا۔ علی نے محترمہ فاطمہ جناح کو پیغام بھجوایا کہ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ ان کے قافلے کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے۔ وہ جب چاہتی ہیں، جہاں چاہتی ہیں، وہ اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچ جائے گا۔ علی نے 10 رکنی کمیٹی کو محترمہ سے ملنے والے پیغام اور اپنے جواب کی تفصیلات سے آگاہ کیا تو ان میں بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ بھی چاہتے تھے کہ جنرل ایوب خان سے قوم کی جان چھوٹے، کیونکہ اس کی وجہ سے مغربی اور مشرقی پاکستان میں فاصلے بڑھ رہے تھے۔ قومی وسائل ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اکٹھے ہو رہے تھے جن کا رویہ زیادہ تر عوام دشمنی کا تھا، لیکن ان سب کے دل میں کچھ خدشات بھی تھے۔ انہیں کسی حد تک اندازہ تھا کہ ایوب خان محترمہ کو کسی طور پر الیکشنوں میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور اگر اسے محترمہ کو روکنے کے لیے طاقت استعمال کرنی پڑی تو وہ اس سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ علی کو بھی اس چیز کا بخوبی اندازہ تھا، اور زرینہ کو تو پورا یقین تھا کہ محترمہ الیکشن نہیں جیت پائیں گی،
लेकिन वो खुश थी कि पाकिस्तान में एक खातून सदारत का इलेक्शन लड़ने जा रही थी। जिस तरह मौलवी मौदूदी ने मोहतरमा के इलेक्शन के हवाले से औरत की हुक्मरानी के बारे में फतवा दिया था, उससे वो खास तौर पर महजूज हो रही थी। वो मोहतरमा फातिमा जना को एक आइडियल खतून के तौर पर देखती थी। अली का ख्याल था कि मोहतरमा इलेक्शन तो नहीं जीतेंगी, लेकिन उनकी वजह से पाकिस्तान में सियासी जमूर टूट जाएगा और इस बात का इम्कान पैदा हो जाएगा कि लोग आखिरकार जनरल अयूब खान को इक़्तिदार से बाहर फेंक देंगे। अली मानता था कि अयूब खान के इक़्तिदार पर काबिज होने से पहले पाकिस्तान के हालात इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन उसका ये मतलब हरगिज नहीं था कि वो पाकिस्तान के इक़्तिदार आला पर काबिज हो जाता। उसका कहना था कि मुल्क में सियासी अमल जारी रहना चाहिए था ताकि अवाम पूरी आज़ादी के साथ सियासी मामला से सियासी अंदाज में निपटते और अपने मसाइल और तजादात का सियासी हल इस सियासी अमल के जरिए निकालते। एक नया मुल्क होने की हैसियत से पाकिस्तान का ऐसे मसाइल से दोचार होना एक फितरी अमल था और इस फितरी अमल को समझे बगैर और उसे अपने तजादात के हल का वक्त दिए बगैर रियासत पर काबिज होकर उनका रास्ता रोकने की कोशिश दरअसल उन तजादात को गहरा करने के मुतरादिफ था, जिसके आगे चलकर कौमी सलामती के लिए खतरनाक नताइज निकलने का इम्कान था। अली का मुस्बत पैगाम मिलने के बाद मोहतरमा ने फैसला किया कि वो पहले मशरकी पाकिस्तान जाएं, क्योंकि मशरकी पाकिस्तान से उनको अपनी तईद में उठने वाली आवाज़ों में ज़्यादा तवानाई महसूस होती थी। उनकी सोच थी कि मशरकी पाकिस्तान में अगर अवाम जमहूरी कुव्वतों की पुष्ट पर खड़े हो गए तो मगरबी पाकिस्तान में लोगों को उनका साथ देना पड़ेगा। वैसे भी मशरकी पाकिस्तान के शहरी सियासी और समाजी मामलात में मगरबी पाकिस्तान के शहरियों से ज्यादा मुनज़्ज़म थे। मोहतरमा चाहती थीं कि बंगालियों की इस मुस्बत ताकत को पाकिस्तान में जमहूरी तब्दीली के लिए बरूए कार लाया जाए। जिस दिन मोहतरमा की तरफ से अली को मशरकी पाकिस्तान जाने का पैगाम मिला, वो जरीना, सफ्दर शाह, सलीम मोटे और अजहर के साथ सामान्य सफर बांधकर एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में जब ड्राइवर उन्हें गाड़ी पर एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था ताकि वो मोहतरमा के काफिले में शामिल हो सकें, तो वो कोर्स की शक्ल में काजी नजरुल इस्लाम की नज़म का बंद दोहरा रहे थे। जवां मर्द कह दे मैं हूं अर्जमंद, हमेशा रहेगा मेरा सर बुलंद। जवां मर्द कह दे, जवां मर्द कह दे मैं हूं अर्जमंद। फसल 33। अली जरीना और दोस्तों के साथ मशरकी पाकिस्तान वाले जहाज पर सवार हुआ तो मोहतरमा फातिमा जना अपने चेहरे पर पकीज़ा मुस्कुराहट सजाए अपनी टीम के साथ उनकी मुंतज़िर थी। उन्होंने अली और उसके दोस्तों को खुश आमदीद कहते हुए उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने सदारती इलेक्शन मुहिम का हिस्सा बनने का फैसला किया और मशरकी पाकिस्तान जाने के लिए वक्त निकाला। मोहतरमा की टीम के बाकी मानदा अफराद तकरीबन सभी अली को जानते थे। उन्होंने कायदे आज़म के अली के बाप और दादा के साथ ताल्लुकात की गहराई का बखूबी अंदाजा था, इसलिए सब ने अली और जरीना को पुरजोश अंदाज में टीम का हिस्सा बनने पर खुश आमदीद कहा और इस अमल को मोहतरमा की सदारती मुहिम के लिए खुश आइंद करार दिया। जहाज में अली और जरीना की मोहतरमा फातिमा जना के साथ जितनी गुफ्तगू हुई, उन्हें इलेक्शनों के बारे में पुरुम्मीद पाया। उन्हें पूरा यकीन था कि मशरकी और मगरबी पाकिस्तान में भरपूर मुहिम चलाकर वो अयूब के बनाए गए इलेक्टोरल कॉलेज के नुमाइंदों को मजबूर कर देंगी कि वो अयूब खान के मुकाबले में उन्हें मुंतखब करें। 20वीं सदी के आगाज में मुस्लिम लीग के क़याम से लेकर मोहतरमा फातिमा जना की बतौर सदारती उम्मीदवार तजवीज़ तक सब अच्छे इक़दामात की बुनियाद बंगाल में रखी गई थी, जो अब मशरकी पाकिस्तान के नाम से पाकिस्तान का हिस्सा था। आबादी के एतबार से भी मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से ज्यादा बड़ा था। सियासी शऊर के एतबार से भी बंगाली सियासतदान मगरबी पाकिस्तान के सियासतदानों से ज्यादा बाशऊर और ज्यादा बालगुन नजर थे। मगरबी पाकिस्तान में अयूब खान के मुकाबले में मुनासिब उम्मीदवार लाने के बारे में गूमगू की जो कैफियत थी, उसे बंगाली सियासतदानों ने मोहतरमा फातिमा जना को सदारती उम्मीदवार बनाने की तजवीज़ से ऐसी सूरत हाल में तब्दील कर दिया जिससे अयूब खान के पसीने छूट गए। अब वही बंगाली सियासतदान मोहतरमा के मशरकी पाकिस्तान में भरपूर इस्तकबाल की तैयारियां कर रहे थे।
حال میں تبدیل کر دیا۔ اپنے مشیروں کے مشورے اور حکومتی مشینری کے استعمال سے ایوب خان نے جس طرح صدارتی مہم کو کنٹرول کر رکھا تھا، بنگالی سیاستدانوں نے اپنی بصیرت اور سیاسی ہتھ کنڈوں سے ان شکنجوں کو ملک میں سیاسی تبدیلی کے لیے اس طرح استعمال کیا کہ ایوب خان کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ جہاز میں محترمہ فاطمہ جناح نے علی اور زرینہ کو مشرقی پاکستان سے ملنے والی دعوتوں کی تفصیل بتائی۔ انہوں نے بتایا کس طرح مشرقی پاکستان کے کونے کونے سے لیڈروں کے پیغامات ملے تھے کہ وہ ان کے علاقے کا دورہ کریں اور وہاں جلسے کریں۔ ایوب خان نے مہم کے لیے جو ٹائم فریم دیا تھا اس میں ممکن نہیں تھا کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے ہر شہر میں جا کر محترمہ لوگوں سے خطاب کرتی۔ ان دنوں ان کی صحت بھی کوئی قابل رشک نہیں تھی۔ مشرقی اور مغربی پاکستان کی اپوزیشن پارٹیوں نے کوئی مناسب امیدوار نہ ہونے کی وجہ سے انہیں مجبوراً اپنا صدارتی امیدوار نامزد کر دیا تھا، لیکن وہ مالی طور پر انہیں کوئی ایسی امداد فراہم نہ کر سکی جو ایوب خان جیسے آمر مطلق کو اقتدار بدر کرنے کے لیے چاہیے تھی۔ علی اور زرینہ نے مشرقی پاکستان کے دورے کے اخراجات برداشت کرنے کی پیشکش کی، جسے محترمہ نے یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ نہ ان کے بھائی نے کبھی مسلم لیگ کے لیے کاموں کے لیے کوئی معاوضہ لیا، نہ وہ ایسی کوئی امداد قبول کریں گے۔ علی اور زرینہ نے محترمہ سے پوچھا کہ مشرقی پاکستان سے ملنے والی دعوتوں میں سے انہوں نے کون سی قبول کی ہیں اور کون سی قبول کرنے سے معذرت کی ہے۔ محترمہ نے علی اور زرینہ کو بتایا کہ مشرقی پاکستان میں مسلم لیگی لیڈر چاہتے ہیں کہ وہ ڈھاکہ سے سلہٹ ٹرین پر جائیں اور راستے میں ہر شہر میں جلسوں سے خطاب کریں۔ دوسری طرف کچھ دوسرے لیڈروں کا اصرار ہے کہ ڈھاکہ سے چٹاگانگ تک ٹرین سے سفر کیا جائے اور راستے میں ہر شہر میں محترمہ لوگوں سے خطاب کریں۔ جو لیڈر چاہتے تھے کہ محترمہ ڈھاکہ سے چٹاگانگ تک بذریعہ ٹرین سفر کریں، ان کا خیال تھا کہ مشرقی پاکستان میں ڈھاکہ سے چٹاگانگ کی سیاسی پٹی مشرقی پاکستان میں خاص اہمیت کی حامل ہے۔ اگر اس پٹی میں محترمہ کے خطاب سے لوگ متحرک ہو گئے تو باقی مشرقی پاکستان خود بہت متحرک ہو جائے گا۔ مشرقی پاکستان کے مسلم لیگی لیڈروں نے دونوں سمتوں میں سفر کے لیے ریلوے کی بوگیاں بک کروا دی، لیکن یہ بات محترمہ پر چھوڑ دی کہ وہ ڈھاکہ سے سلہٹ کی طرف سفر کریں گی یا ڈھاکہ سے چٹاگانگ کی طرف۔ علی اور زرینہ نے محترمہ سے کہا کہ اس ضمن میں مشرقی پاکستان کے لیڈروں کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے ڈھاکہ سے چٹاگانگ کا سفر کریں اور جہاں جہاں جلسے کا اہتمام ہو وہاں پر لوگوں سے ملک میں سیاسی تبدیلی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی درخواست کریں۔ محترمہ نے علی اور زرینہ کے مشورے سے اتفاق کرتے ہوئے فیصلہ کیا کہ وہ ڈھاکہ پہنچ کر وہاں اپوزیشن پارٹیوں کے مشترکہ اجلاس میں صدارتی انتخاب کے حوالے سے اب تک اٹھائے گئے اقدامات کا جائزہ لیں گی۔ ذاتی طور پر مشرقی پاکستان کے مختلف شہروں سے ڈھاکہ آنے والے اپوزیشن پارٹیوں کے لیڈروں سے ملاقات کریں گی، ان سے رپورٹ لیں گی کہ انہوں نے صدارتی الیکٹورل کالج کے نمائندوں کو کس حد تک تیار کیا ہے کہ وہ ایوب خان کی بجائے انہیں صدارت کا ووٹ دیں۔ علی نے قائد اعظم کو انتہائی بچپن میں اپنے گھر میں دیکھا تھا اور ان کی شخصیت کے خد و حال اس کے ذہن میں دھندے سے موجود تھے، جو محترمہ فاطمہ جناح کو چند بار دیکھنے کے بعد نمایاں ہونے لگے تھے۔ کتنی مماثلت تھی بھائی اور بہن کی شخصیت میں، لیکن قائد اعظم کی بات ہی کچھ اور تھی۔ سوچ کی گہرائی اور الفاظ کے چناؤ میں قائد اعظم کو کمال حاصل تھا۔ وہ جو کچھ کہتے اور کہنے کے لیے جن الفاظ کا انتخاب کرتے، اس سے ان کا مخاطب چاروں شانے چت ہو جاتا۔ جواب دینے کے لیے اسے اپنے سب حواس مجتمع کرنے پڑتے۔ علی کو محترمہ کے خیالات میں وہ گہرائی دکھائی نہ دی اور الفاظ کے چناؤ پر بھی وہ عبور دکھائی نہ دیا جو قائد اعظم کو حاصل تھا، لیکن شخصیت کی دلکشی میں قائد اعظم والی جاذبیت تھی۔ قائد اعظم کی ہمشیرہ ہونے کی وجہ سے مغربی اور مشرقی پاکستان میں صرف ان کی ذات تھی جس سے لوگ یکساں محبت کرتے اور ان کی عزت کرتے تھے۔ محترمہ نے علی اور زرینہ کو بتایا کہ مشرقی پاکستان سے ملنے والی خبروں سے وہ کچھ زیادہ خوش نہیں تھی۔ لوگوں میں 1 یونٹ کی وجہ سے بے یقینی بڑھ رہی تھی۔ وہ محسوس کرتے تھے کہ 1 یونٹ کی وجہ سے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ زبان کے مسئلے پر بھی ان کے خاصے تحفظات تھے۔ وہ اردو کو قومی زبان بنائے جانے پر اب بھی نالاں تھے، لیکن اس سب کے باوجود ابھی تک ان کا پاکستان میں اعتماد باقی تھا۔
ان کا خیال تھا اگر مشرقی پاکستانیوں کے خدشات کا ازالہ نہ کیا گیا تو اس کے نتائج پاکستان کے لیے اچھے نہیں ہوں گے۔ انہوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ انہوں نے صدارتی امیدوار بننے کا فیصلہ مشرقی پاکستانیوں کے اصرار پر کیا ہے، ورنہ وہ عمر کے آخری دن تک سیاست سے الگ تھلگ رہنا چاہتی تھی۔ وہ مشرقی پاکستانیوں کو یقین دلانا چاہتی ہیں کہ ان کے مسائل کا حل پاکستان کے اندر موجود ہے۔ علی نے محترمہ کے جواب میں کہا کہ وہ فوج کے اقتدار اعلیٰ پر قابض رہتے ہوئے کیسے بنگالیوں کو مطمئن کریں گی کہ پاکستان کے اندر ان کے مسائل کا حل موجود ہے۔ علی کے سوال پر محترمہ نے ایک طویل ٹھنڈی سانس بھری اور پھر بولی کہ فوج کا اقتدار پر قابض ہونا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ ہمارے لوگوں کو ڈکٹیٹروں کی ضرورت نہیں۔ پاکستان ایک ایسا گلدستہ ہے جس میں قائد اعظم نے رنگا رنگ پھولوں کو ایک جگہ اکٹھا ضرور کر دیا ہے، لیکن ان کو اکٹھا رکھنے کے لیے ہمیں ابھی گلدان کی تعمیر کی ضرورت ہے۔ اگر ہم وہ گلدان تعمیر کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ گلدستہ ہمیشہ مہکتا رہے گا، لیکن اگر ہم وہ گلدان نہ بنا سکے تو شاید پھر یہ گلدستہ اکٹھا نہ رہ سکے۔ محترمہ فاطمہ جناح، علی اور زرینہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ جہاز کے پائلٹ نے ڈھاکہ ایئرپورٹ پر اترنے کی تیاری کا اعلان کر دیا۔ محترمہ اپنی سیٹ پر سمٹ گئیں، جبکہ علی اور زرینہ جہاز کی کھڑکی سے چمکتے ہوئے دن میں ڈھاکہ کے خوبصورت ہوائی منظر کا جائزہ لینے لگے۔ انہیں ڈھاکہ کا ہوائی منظر بہت خوبصورت دکھائی دیا۔ زرینہ نے کہا، علی ہم کتنے خوش قسمت ہیں، اللہ نے ہمیں اتنا خوبصورت وطن عطا کیا ہے۔ بالکل قاضی نذر الاسلام کی نظموں کی طرح، علی نے زرینہ سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ صاحبان، اس کے ساتھ تھی اجازت، اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ شکریہ۔